16 सितंबर 2021 की रात को हरियाणा प्रदेश के ज़िला मेवात के गांव खेड़ा खलीलपुर में आसिफ उर्फ सद्दू की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जो माव लिंचिंग अभी मई के महीने में हुई है, ठीक ऐसी ही एक माव लिंचिंग हुई थी 28 सितंबर 2015 को। ये हुई थी बिसाड़ा, जो उत्तर प्रदेश की दादरी में एक गांव लगता है। यहाँ पर अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तो जानते हैं इस पूरे मामले में उनके सगे छोटे भाई से बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, और वो देख सुनिए वो क्या कहते हैं इस मामले में। मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है जान मोहम्मद सैफी। वैसे जेएम सैफी लिखता हूँ शॉर्ट में। जी जी सर, जैसे कि ये हरियाणा के मेवात ज़िले में एक गांव पड़ता है खेड़ा खलीलपुर। जी यहाँ 16 मई की रात को आसिफ उर्फ सद्दू की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। जी और ऐसे ही मामला 28 सितंबर 2015 को आपके घर में, आपके परिवार में अखलाक जी के साथ हुआ था। तो ये जो दर्द वो अब महसूस कर रहे हैं, ये दर्द आप करीब 6 साल पहले महसूस कर चुके हैं। जी तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये क्यों हो रहा है? क्या करना चाहिए सरकार को? देखो, ये तो मेरे सामने उस्मान भाई बहुत बार सवाल आया हुँ, कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा देश का मीडिया वर्ग ये सरकार से एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि क्या करना चाहिए, सजेशन भी दिया था। हुँ, लेकिन जब किसी चीज को हम एक तैयार कर देते हैं ना, एक लॉबी कह लीजिए, इस तरह की सोच कह लीजिए, हुँ, तो उस पर कंट्रोल करना कई बार आदमी जो ना ये से ढील देते हैं। अब आप जगह जगह ये देख रहे हैं कि भाई जहाँ पे लिंचिंग हुई है, हुँ, बिहार में भी कई जगह, अगर वो लोग जमानत पे या किससे छुट के आते हैं हुँ, तो उन लोगों का वेलकम किया जाता है, हुँ। या एक ग्रुप लोग वेलकम करते हैं या किसी संगठन के लोग वेलकम करते हैं। तो इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इसमें कुछ कर पाएगी? भाई जो लॉ है, एज पर लॉ उन्हें पकड़ लेते हैं, कैद कर देते हैं, छुट जाते हैं। कितना ही बड़ा जुर्म हो, उसका तो यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। मुझे जो लगता है, मैं 6 साल से जो झेल रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं ही इसकी मुख्य पैरोकारी कर रहा हूँ अपने वाले केस की, हुँ। और मैं ही ये सब देख रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता, एक के बाद एक हमारी लिंचिंग का जो मामला हमारे भाई का हुआ वो फर्स्ट था, मुझे लग रहा है इस तरह की जो लिंचिंग हुई हाँ, थी देश उत्तर में। प्रदेश में तो खैर फर्स्ट था, उससे हाँ, पहले। फर्स्ट था। हाँ, और जगह हो चुकी थी, पर इतना शोर शराबा नहीं हुआ था। जी। ये केस सुपर हाईलाइट हुआ है हमारा वाला। नेशनल तो इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला जी जी, तो छाया रहा। उसके बाद तैयब खान वाला मामला हुआ, जुनैद वाला मामला हुआ। मैं उनकी फैमिली से भी मिला था, दोनों की से। अच्छा। कई जगह सेमिनार भी हुई, वहां भी शिरकत की। हुँ, तो ये सवाल बार बार आता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये तो बाखूबी हम सब जानते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। कोई लेकिन ऐसा कड़ा लॉ हो, हुँ, ऐसा कोई कानून बने, अगर सरकार वास्तव में इसके प्रति गंभीर है, हुँ, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हुँ, तो कोई भी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कहीं भी कोई भी ग्रुप, कोई भी जातिगत कह लीजिए, धर्म वाइज के लिए अगर ये हरकतें करते हैं, हुँ, तो उनकी एक ऐसी सजा हो जो देश के लिए नजीर हो। हम और चीजों पे तो हम देखते हैं कि सरकारें कानून बना देती हैं, हुँ। लेकिन ये इतना मामला तेज हुआ है देश में, खासकर 2014 के बाद। लेकिन इस पे आज तक कोई लॉ नहीं बना है। जो धाराएं हैं हमारी वही चल रही हैं, और उनमें भी कितने लोगों को सजा हो पाती है ये आपके सामने है, देश के सामने। तो आपका जो मामला था उसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था? तीनों ने, जो आई विटनेस हैं, जो पिटे हैं, जो भुक्तभोगी हैं, हुँ, उन्हीं के बयान के आधार पे इनके नाम दिए गए। और हमारी भाभी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो 10 लोगों के खिलाफ कराई थी, जिसे भाभी ने पहचाना। अच्छा। क्योंकि लेडीज हैं, घर से बाहर ज्यादा निकलती नहीं, हुँ, तो इसीलिए वो जिन्हें जानती थी अच्छी तरह, उन्होंने उन 10 के ही नाम लिए। अब हुँ, बेटी, क्योंकि गांव में इंटर कॉलेज, बेटी स्कूल तक भी गई है, हुँ, और बेटा तो हम उम्र या उन लड़कों के साथ ऐसी उम्र में जानते ही हैं एक दूसरे को। लड़का तो घर से बाहर भी निकलता था। हुँ। तो कुछ नाम तो 10 तो हमारी भाभी ने बताए, और बेटी के बयान में 3 नाम और पड़े थे, अच्छा। और 3 या 4 ऐसे बढ़े। और दानिश ने फिर जब वो ठीक हो गया, उसने अपने हाथ से अपना बयान लिख के दिया। हुँ। उसने और लोगों को पहचाना। कुल मिला के मेरे ख्याल में ये 18 या 17 लोग थे। अच्छा, तो और इसमें 18-17 लोगों में से कितने लोग ज़मानत पर हैं? सभी कितने? टोटली ही जमानत पे हैं, और अच्छा, जमात पे भी ये करीब 4 साल से हैं। अच्छा 4 साल से ज़मानत से पे बाहर हैं। हाँ, जैसे ही योगी सरकार आई, इनकी हाँ, तुरंत सबकी जमानत होगी। तो ऐसी कंडीशन में एक बात मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आप लोगों का उन लोगों से आमना-सामना होता होगा, तो फिर हाँ, क्या मतलब क्या रहता होगा ये कि उनकी एक मेंटालिटी क्या रहती होगी उनकी आपके प्रति?
देखो इंटरनली क्या है वो तो पता नहीं, हम्म एंटिटी अच्छी तो कह ही नहीं सकते। हम्म तो तो सुरक्षा को लेके आप लोगों की मैं अभी वो बताना चाहता हूँ, वो आते हैं हमारे घर हम्म क्योंकि मुझ पे ही दबाव बनाना है उन्हें। हम्म तो वो 20-20, 50-50 की शक्ल में भी आए हैं हम्म जो मेरे और लोग, पर वो अब क्या कर रखा है, अभी भी वो हफ्ते 15 दिन में आ जाते हैं 2-4 आदमी हमारे पास हम्म जिनके बेटे इसमें है, और वो कहते हैं जी फैसला कर लीजिए। हम्म उसके लिए प्रेशर बनाते हैं। उन्होंने 1 लाख की हत्या के करीब 9 महीने बाद हम्म एक फर्जी रिपोर्ट बनवा के हमारे खिलाफ काउ स्लॉटिंग का मुकदमा कोर्ट के थ्रू डाला था। हम्म वैसे तो नहीं लिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को पता था कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, झूठा है। हम्म लेकिन उन्होंने एसएसपी साहब ने भी नहीं लिया, डीएम साहब ने भी कह दिया कि हमने एक एक चीज की बारीकी से जांच की है, ऐसा कुछ हुआ, काउ स्लॉटिंग हुई नहीं है। हम्म तो तब इन्होंने कोर्ट के थ्रू एक मसला तैर फर्जी रिपोर्ट बनाई। पहली रिपोर्ट एक और आई थी 15 सितंबर 2015 में, सॉरी 30 दिसंबर 2015। हम्म वो पेपर में भी आया, न्यूज पे भी था, टीवी पे। तो इस रिपोर्ट के बेस पे हमारे खिलाफ 156(3) के तहत इन्होंने एक मुकदमा लॉन्च किया। अब उनका यही कहना है हम्म कि भाई तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, हम अपना वापस ले लेते हैं। हम्म यानी कि हम इखलाक मर्डर केस का मुकदमा वापसी ले लें हम्म और वो अपना वापसी ले लें। इसके लिए हमने उन्हें शुरू से इनकार किया है, आज भी इनकार है। हमारा मुकदमा आप वापसी मत कीजिए, हम्म हम उसे फेस करेंगे, आप अपना फेस करिए। हम्म तो अभी भी आते रहे। तो हम तो साहब, हमारा क्या स्थिति हो, आप देख रहे हैं सारा फैमिली बिखर चुकी है, कोई भाई कहीं, कोई भाई कहीं, कोई भाई कहीं। जो इकट्ठा परिवार था सब बिखर गया है। और क्या महसूस करते हैं तो सर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब एक डर का माहौल आज भी बना हुआ है। ये 6 बिल्कुल साल हो बिल्कुल। गए लेकिन हमेशा जब याद करते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे कि अभी की घटना है एकदम। सर देखिए, ये तो होता है उस्मान भाई, ये तो होता ही है। साथ में डर का जो माहौल है ना, वो हम्म खौफ, क्योंकि देखिए चारों तरफ हमारे वही लोग हैं। मतलब घर से जिन्होंने भी हम। गलतियां की हैं वो तो हाँ खैर जी। ठीक है, लेकिन हाँ जी। गलतियों के बाद जो गलतियां हुई हैं हाँ जी। उसको कैसे मतलब नजरअंदाज करें, चाहे प्रशासन की तरफ से रहा हो या पुलिस की तरफ जी से रहा हो जी जी या फिर वो और अन्य जो संस्थाएं हैं जो न्याय दिलाने में मदद करती हैं उनकी तरफ से रहा हो। सब देखिए, कोई भी संस्थाएं जो है ना हमारे साथ, हम्म शुरू में तो सब लोगों ने बड़े बड़े दावे किए। आप भी पढ़ते होंगे पेपर से, जो आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम्म आपने भी पढ़ा भी होगा, टीवी भी देखते होंगे। हम्म इंटॉलरेंस पे भी बहुत लंबी बहस छिड़ी, हम्म डिबेट हुई बहुत सारी थी, पर नतीजा क्या हुआ आज मुझे बताइए। सरकार के कान कहीं खुले, संसद में भी हंगामा हुआ, आपने खूब देखा है कहीं ना कहीं हमारे केस पे। अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष पार्टी को लाभ होता है ना, इसलिए शायद वो कानून बनने से पीछे रह जाता है मामला। सर विशेष भी और सत्ताधारी पार्टी भी, हाँ मेरा। बात ये भी है कि हम्म विशेष होने के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, हम्म और किसी भी ऐसे अपराध पे लगाम लगाने की उसकी जिम्मेदारी है। हम्म लेकिन नजर नहीं आता है। अब ये नूह में जो भी आप बता रहे हैं घटना हुई है, जी मैंने भी पढ़ा पेपर में। तो ये सब रेगुलर चल रहा है और ये चलता ही रहेगा साहब, इसलिए बंद नहीं हो सकता जब तक इतने कड़े का। देखिए आप देखें, पहलू खान वाले केस में वो आदमी निकल के बरी हो गई। हाँ 1 लाख केस में भी अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ बिगड़ ही नहीं रहा उनका साहब। वो तो खुले घूम रहे हैं मस्ती में, और अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अब 1 लाख की हत्या करके रुक गए हैं वो आरोपी, हम्म उनमें लगातार जेल में जाते रहते हैं। कोई कहीं राहजनी करता है, कोई किसी को मारता है, कोई मुसलमान को देख के पीटता है। मुसलमान का गांव में का निकलना ही मुश्किल हो गया है साहब। गांव में रोड है, रोड पे मुसलमान का निकलना ही मुश्किल है, ये हाल है हमारे उस गांव का अच्छा आज भी। और 6 साल से आज तक हम अपने मकान देखने भी नहीं गए हैं, कहाँ है। ओहो। ये भी जो नूह की बात आप कर रहे हैं, खेड़ा खलीलपुर में जो आसिफ उर्फ सद्दू की जो हत्या हुई है उसके जी। बाद पुलिस ने जो गिरफ्तारियां शुरू की, गिरफ्तारियों को लेकर वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, करीब 31 गांव के लोगों ने हम्म, एक महापंचायत आयोजित की। इसमें इंद्री गांव पड़ता है एक, जी। और वहां पर जो भाषणबाजी हुई है उसमें इतने बिगड़े हुए बोल थे नेताओं के हाँ जी। कि बहुत ज्यादा है। ना तो वहाँ कोई पुलिस थी, ना वहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी थे, ना ना वहां पे एलआईयू कोई सेक्टर, कोरोना का उल्लंघन भी नहीं हो रहा और था। ना ही वहाँ कोरोना का उल्लंघन हुआ था। तो जी ऐसी कंडीशन में जब कानून का खौफ ही नहीं है, अदालत का जी। डर ही नहीं है, तो लोग क्या काम करेंगे? ये अब चीज थोड़ी आपके ना होने वाली। जी, अब आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जी आपने मुझसे सवाल किया कि सरकार को क्या करना चाहिए। जी। साहब जब सरकार ही ये कर रही है, हम्म सरकार के नेता ही भाषणबाजी कर रहे हैं, उनके बोल बिगड़ते हैं एक विशेष समुदाय को लेके, हम्म और खुले तौर पे चैलेंज करते हैं लोग खड़े होकर माइक के सामने, चाहे चुनाव प्रचार हो चाहे ऐसी कोई सभा हो। हम्म एक बार नहीं, हजारों बार आपने कमेंट्स देखे होंगे उनके। हम्म लेकिन होता कुछ भी नहीं है, और होगा भी क्यों? हम्म क्योंकि जब करने वाले लोग ही ये सब कर रहे हैं,
जो पावर में वो सब ये बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि कई स्टेटों के सीएम भी बयानबाजी करते हैं। हम्म आपने हरियाणा के सीएम खट्टर साहब को सुना होगा, जब ये 370 हटी थी, हम्म उन्होंने कहा था कि हरियाणा के लड़के वहां की लड़कियां लाएंगे। हम्म क्या ये सीएम के पद पे बैठे हुए आदमी के लिए शोभा देती है ये बातें? उनकी आलोचना भी हुई होगी, लेकिन आलोचना तक ही होकर रह जाता है, होता किसी का कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे असल ग्रुप के जो आप पहले ही कह चुके हैं मुझे हम्म कि जिनके पाले हुए ये लोग हैं, हम्म जिनके संरक्षण में ये सब होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल चुके हैं कि भाई जब ऐसा होता है तो मुझे बड़ा दर्द होता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ये गलत है। गाय के नाम पे जो होता है, दिन में वो लोग गौ भक्त होते हैं, रात में दूसरा चोला पहन लेते हैं, ये उन्होंने खुद बोला है। हाँ, जाहिर सी बात लेकिन है, बोला, लेकिन सर जब हाँ जब इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी जाते होंगे, हाँ विदेशों की यात्राओं पे जाते होंगे, तो वहाँ लोग पूछते नहीं होंगे उनसे कि तुम्हारे यहाँ बिल्कुल देश में एक इतनी इस बात के लिए लोगों की हत्या हो जाती है, तो सर, अगर क्या कोई क्या आदमी मोदी जी का सर फख्र मेरे, से ऊंचा होता होगा? मैं वो कहता हूँ सर, मेरे पास अल जजीरा चैनल के भी पत्रकार आए थे, ब्रिटेन के भी आए हैं, वो भी इंटरव्यू करके मेरा गए थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, पूछ से तो, और उन्होंने मुझे बोला भी, जो ब्रिटेन के लोग थे, कि हम मोदी से सवाल करेंगे। हम्म आप हमें ये बताइए, जो हमने आपका ये कवरेज दिए, इसे दिखा सकते हैं? मैं हाँ दिखाइए, हम्म मैंने कोई झूठ थोड़ी ना बोला है कहीं, आप दिखाइए। कहने का मतलब ये है उस्मान भाई, कि जो आदमी पावर में होता है, सवाल उसी से होता है और जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अब गवर्नमेंट को मैं तो बहुत दिन से एक्सपेक्ट करता हूँ अपने केस से कि ऐसा कानून बनाना चाहिए, हम्म अगर लगाम लगानी चाहे तो मैं मानता हूँ एक दिन में लगाम लग जाएगी एक सर। दिन में, हाँ, सही बात है, पुलिस सरकार प्रशासन के लिए तो करना बहुत। चाहे, और पुलिस हम्म पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ना चाहे ना, जमीन की 7वीं तह में से खोद के निकाल देगी, हम्म अगर चाहे तो। समस्या वही है, कानून है, फॉलो कराने वाला नहीं है, कानूनों में लचीलापन भी है, सख्त सजा नहीं है साहब किसी की। जितना चुप, जितना सहरा है मुस्लिम समाज में, तो ध्यान है बचपन से कभी नहीं चाहा। हम्म तो राड से बाढ़ बताने वाली तो बात है ये, कि जो सब कुछ सह रहा है, सरेआम लोगों को पेड़ से बांध के मारा जाता है, बेल्टों से पीटा जाता है, सब्जी तक नहीं खरीदते हैं उससे, उसकी भी सब्जी थूक के बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं, कईयों लिंचिंग हो जाती है। एक मुसलमान को पीट रहा है, कोई बचा नहीं सकता उसे। देखिए सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी हमारे यहाँ कोई भी ये बचाने को तैयार नहीं कि भाई भैया क्यों मार रहे हो उसे। हम्म देखो मारते हैं, सरेआम मारते हैं, फख्र से फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बिगड़ने वाला कुछ है नहीं, बल्कि हम तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। हम्म लोग, मीडिया हमारा इंटरव्यू करने आएगी, हमसे पूछने आएगी, लोग हमारा वेलकम करने आएंगे, नेता हमारे गलों में मालाएं डालेंगे। तो आप क्या समझे, केवल माला डालते हैं? उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है, हम्म आर्थिक मदद भी मिलती है उन लोगों को, जब तो एक ग्रुप बनाया हुआ है एक तरह से, कि उसका काम यही है, हर शहर में या हर क्षेत्र में ऐसा है साहब, कि मतलब कुछ लोग इस तरह इस के तरह हैं। की घटनाओं से चंद पार्टियां फायदा ले जाती हैं, इस तरह की घटनाओं से कुछ वर्ग के लोग फायदा ले जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से शायद जो हत्या करते होंगे तो वो तो किसी भी कीमत पे फायदा नहीं लेते होंगे सवाए परेशानी के। अगर उन्हें फायदा होता तो आपके यहाँ समझौते की बात तो बिल्कुल नहीं करते। सर कितने परिवार रहते हैं वहां पर, कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं आपके? 20-22 परिवार होंगे टोटल। हम्म वो भी इस तरह है कि जैसे लोग आपस में बाप बेटे अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक परिवार में गिन लिया जाता है। इस तरह मिला के 20-22 परिवार है, मस्जिद भी है, ईदगाह भी है गांव में। हम्म और ये बहुत पहले से है सर, मस्जिद अच्छा ईदगाह। हम्म तब गांव में क्वांटिटी ज्यादा होती थी मुस्लिमों की, धीरे 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 लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए। हम्म अब बस यही थे, 20-22 परिवार थे, उन्होंने भी अपना, हमारे केस के बाद काफी लोग चले गए हैं वहां से। अच्छा और ये परिवार भी ऐसे हैं मुस्लिमों के, जो बिल्कुल बेचारे रोज अगर कर लेंगे कोई झाड़ी तो खा लेंगे, अदरवाइज शाम को चूल्हा ठंडा ही रहेगा। मतलब कोई इतने रोजगार ऐसे नहीं है लोगों के, अच्छा ना ही अच्छा माली माली हालत कोई अच्छी है किसी की। ये थे जी। ठीक है साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इस मॉब लिंचिंग में कोई अपने परिवार का बाप खोता है, तो कोई बेटे को खो देता है, कोई किसी रिश्तेदार को खोता है। लेकिन मैं एक सवाल अभी भी बना हुआ है, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ जो लोग मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं, जो इस हत्या में शामिल होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर क्या लाभ होते हैं। बस ये सोचने की ज़रूरत है। आप हाँ, हत्या को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन उस हत्या से किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा हो सकता है। आपको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ है, आप एक बार इस पे बड़ा गहराई से सोचिएगा। सिवाय परेशानी के, सिवाय पैसे खर्च करने के, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होता होगा। और ये नेता, ये सब लोग आपके बीच में आपको भड़काऊ भाषण से आपको इम्प्रेस तो कर देते होंगे,
लेकिन कभी आपका अच्छे से भला नहीं कर सकते। आपका भला होगा तो सिर्फ अच्छी एजुकेशन से होगा, और अच्छी एजुकेशन के बाद जो अच्छी नौकरी हासिल होती है, जो देश की सेवा में लगाई जा सकती है, उससे हासिल हो सकता है। धन्यवाद।